हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट से संबंधित एक मॉडल पेपर, जिसमें बिल्कुल एकदम परीक्षा पैटर्न पर बेस्ड प्रश्न होंगे, उसी टाइप का पेपर होगा। ये पेपर जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का है। आज अगले वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट का भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का रहेगा। 30 प्रश्न होंगे, जिस प्रकार रीट में पूछे जाते हैं वैसे ही। तो आप पूरे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है निर्देश। प्रश्न संख्या 91 से 99 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसको आपको पढ़ना है, फिर उसमें से आपको ये 91 से 99 प्रश्न दिए होंगे, 9 प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इसी गद्यांश से करना है। अपन देखते हैं, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर प्रश्न देखेंगे अपन। गद्यांश है, कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक है। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले या फिर तार लंबी तुम्बी वाले भी कम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराब से। अब प्रश्न उठता है कि उन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं। क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। क्या है सत्य? ये नहीं है कि आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो साथियों, ये एक गद्यांश था जिसमें वाद्य यंत्र के बारे में लिख रखा है। आप इसको एक बार अच्छे से वापस एक बार इसको देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और अब अपन इसके प्रश्न देखते हैं। तो 91 वाला प्रश्न है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं। ऑप्शन 1, वे कहीं और से आए हैं। ऑप्शन 2, उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। ऑप्शन 3, वे चीन और इंडोनेशिया के हैं। ऑप्शन 4, वे भारत में ही जन्मे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से सबसे सही कौन सा होगा। गेस करिएगा आप, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। अब इसका उत्तर अपन पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका उत्तर कि भारतीय वाद्य यंत्र जो है वो कहाँ से आए हैं। यानी कि प्रश्न जो था उसका उत्तर ये रहा। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में अनेक बाहर से भी आई है, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में गए हैं। यानी कि जो वाद्य यंत्र है वो भारतीय, जिनको हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, वो जो है वो उनमें से कुछ जो है भारत के और कुछ बाहर के हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2। यानी कि जिनको हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वो कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। 92 प्रश्न, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र, ठीक है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? 1 तबला, 2 झांझ, 3 वीणा, 4 बांसुरी। तो साथियों, इसका आंसर आप गैस करिए, फिर हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। इसका जो सही जवाब है साथियों वो है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में विद्यमान रही है। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है वीणा। तो वीणा जो है हमारा ऑप्शन 3 है। ठीक है साथियों, 92 का 3। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 1, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है।
2 कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। 3 प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। और 4 भारत के अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे, तो आप एक बार इसका आंसर गेस करिए, फिर अपन देखते हैं आगे। तो साथियों इसका यहाँ पर दे रखा है, आप जैसे कि देखेंगे कि यहाँ देख रहे होंगे कि आप तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड के सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित है। यानी कि यहाँ पर किसी भी एक या दो राज्य का नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पूरे भारत की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन आएगा वो होगा ऑप्शन 1, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। यानी कि गद्यांश में कहा गया है कि पूरे भारत के वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये 2 राज्यों का नाम नहीं आएगा, ये यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। 1 साहित्यिक प्रश्न, 2 वाद्य यंत्र, 3 कलाकार, 4 प्राचीन यंत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो आपको यहाँ पर इस जो गद्यांश है इसके टाइटल से ही पता चल जाएगा कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र ही सही होगा, क्योंकि यहाँ बात वाद्य यंत्र की हो रही तो वो इसी आएगा। फिर 95 प्रश्न, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। 1 सर्वनाम, 2 विशेषण, 3 क्रिया, 4 संज्ञा। तो इसका जो सही जवाब है आप गेस कर लीजिएगा एक बार, फिर हम बताते हैं। तो 95 का जो सही जवाब है वो है विशेषण। ठीक है, भारत में रहने वालों को हम भारतीय कहेंगे और भारतीय जो है वो विशेषण है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? 1 भारतीय, 2 शीघ्रता, 3 विशाल, 4 प्रचलित। तो आप बताइए इनमें से किसमें जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? 96। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 प्रचलित। ठीक है, प्रचलित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। चलिए आगे देखते हैं, अब अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की तरफ। जूम कर लेता हूँ थोड़ा आपके लिए। प्रश्न नंबर 97, चलिए 97 देखते हैं। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में, सुमेरी संस्कृति में, पुराणों में, भारतीय सभ्यता में। इसका आंसर गेस करिए आप, क्या हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर, गेस करिए। तो साथियों 97 का जो उत्तर है वो है 1 हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, 97 का 1 हड़प्पा सभ्यता में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन। और 98, ठीक है, 98 जन्म शब्द का समानार्थी है। 1 उत्पत्ति, 2 उल्लेख, 3 विद्यमान, 4 प्रयुक्त। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सभी को उत्तर आ गया होगा इसका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 उत्पत्ति। जन्म का मतलब उत्पत्ति। ठीक है, समानार्थी शब्द। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। भूखंड शब्द में समास है, आपको यहाँ पर समास बताना है। भूखंड शब्द में समास है। 1 कर्मधारय, 2 द्वंद्व, 3 द्विगु, 4 तत्पुरुष। बताइए, आप गैस करिएगा, फिर हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो साथियों होगा वो होगा ऑप्शन 99 का ऑप्शन 4 तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। फिर आगे देखिए, निर्देश दे रखे आपके लिए। प्रश्न संख्या 100 से 114 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी कि अब गद्यांश के प्रश्न है वो समाप्त हो चुके हैं, अब आपको डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर करने हैं। प्रश्न संख्या 100 है हमारा, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए। 1 जुड़ाव, 2 समरूपता, 3 समरसता, 4 अलगाव। तो बताइए इसका क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 समरूपता। यानी कि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे अपन 101। अगला प्रश्न 101, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप ऑप्शन 1 एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों में से एकांकी पढ़वाने के बाद अब उसका मंचन करवाएगी। या ऑप्शन 3
एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी या ऑप्शन 4 हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। आप इनमें से क्या करेंगे? इसमें से आपको सबसे उपयुक्त चुनना है। चलिए चुनिए आप। अगर आपको अधिक समय की आवश्यकता हो तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 101 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 साथियों, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। फिर आगे देखते हैं अपन 102, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से क्या है अभी देखते हैं, समान रूप से अंतर संबंधित है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, देखें आप गैस करिएगा, फिर हम बताते हैं आपको। तो साथियों इसका जो सही जवाब है 102 का वो है ऑप्शन 3, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। ठीक है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 103, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, द्वितीय भाषा सीखने के संबंध में सबसे कम महत्वपूर्ण है। 1 अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, 2 भाषा की परीक्षा, 3 अभिवृत्ति, 4 शिक्षक का रवैया। इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? 103 प्रश्न का उत्तर देखिए आप। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 1 अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। यह सबसे कम महत्वपूर्ण है एक द्वितीय भाषा सीखने में, क्योंकि द्वितीय भाषा बच्चा स्कूल में ही सीखेगा, तो अभिभावक का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा इसमें। फिर अगला प्रश्न, पद्य गद्य और नाट की हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करती है। इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा आपको बताना है। यहाँ पर 2-2 के पेयर दे रखे हैं, आपको देखना है इसमें। पहला भाषिक सौंदर्यात्मक, दूसरा भाषिक ज्ञानात्मक, 3 सांस्कृतिक साहित्यिक, 4 सांस्कृतिक भौतिक। चलिए बताइए इसमें क्या आएगा? प्रश्न संख्या 104। तो साथियों इसमें आएगा ऑप्शन 3, 104 में ऑप्शन 3 सांस्कृतिक एवं साहित्यिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। आई होप आपको सब आ रहे होंगे अच्छे से, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से, अच्छा पेपर होगा आपका। 105, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है तो है हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। चलिए यहाँ पर क्या बताना है? कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3 यानी कि कोई एक भाषा कितने में लिपियों में लिखी जा सकती है? 3, सभी, सीमित या 1? बताइए अब इसमें से क्या होगा? 105 का क्या होगा? कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा 105 का वो है ऑप्शन 2, यानी कि एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 106 प्रश्न, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा फिर रिक्त स्थान स्तर पर देखी जाती है और रिक्त स्थान होती है। 1 चेतन स्वाभाविक, 2 अचेतन स्वाभाविक, 3 अचेतन कालबद्ध, 4 सचेतन कालबद्ध। बताइए इसमें क्या होगा? क्या ऑप्शन आएंगे इसमें? बताइए आप जल्दी से। तो साथियों इसमें ऑप्शन आएगा 4 सचेतन और कालबद्ध। ठीक है, सचेतन और कालबद्ध इसका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए एक मिनट कहाँ गया? भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन 1 बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, ऑप्शन 2 बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ऑप्शन 3 बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, ऑप्शन 4 बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। चलिए बताइए इसमें क्या होगा जल्दी से। तो साथियों 107 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, 107 का 2। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न संख्या 108 पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। 1 पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, 2 हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, 3 सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, 4 हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। चलिए बताइए इसमें क्या होगा सही जवाब?
8वें प्रश्न का, 108 का। तो साथियों 108 में जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 109, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम वर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। यहाँ पर बताइए आप क्या आएगा। 1 सौंदर्य बोध, 2 संस्कृति, 3 संप्रेषण, 4 कला। 109 में बताइए क्या आएगा। तो साथियों इसमें आएगा ऑप्शन 3 संप्रेषण। 109 में 3 संप्रेषण। फिर अगला प्रश्न हमारा 110, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के 1 सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, 2 सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, 3 सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, 4 सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। चलिए बताइए 110 में क्या आएगा। तो साथियों इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ठीक है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है तो सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। फिर अगला प्रश्न 111, कक्षा 8 के बच्चे का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, कक्षा 8 के बच्चे का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 1 लिखित परीक्षा, 2 भाषा प्रयोग की क्षमता, 3 मौखिक परीक्षा, 4 व्याकरण की जानकारी। बताइए इसमें क्या होगा 111 में। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन 2, 111 में 2। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 112। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। 1 पियाजे, 2 चॉम्स्की, 3 स्किनर, 4 वाइगोत्स्की। चलिए बताइए, डेफिनेशन दे रखी है, किसकी है यह। तो इसमें जो 112 में जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 4। ठीक है, वाइगोत्स्की। ये जो परिभाषा है वो वाइगोत्स्की की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 113, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। चलिए बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा 113 में। तो साथियों 113 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ठीक है, 113 में ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न 114 देखते हैं क्या है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, रमेश जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः से ग्रस्त है। चलिए बताइए यह कौन सी बीमारी बताई गई है। 1 डिसकैल्कुलिया, 2 डिस्ग्राफिया, 3 डिसलेक्सिया, 4 डिस्फेजिया। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। तो 114 का जो साथियों सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया। ठीक है, यानी कि वो सामान्यतः बातचीत में लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यानी कि पढ़ते समय अटकना डिसलेक्सिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 115 से 20 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। अब आपके पहले गद्यांश आया था, अब काव्यांश है, इसको देखिए आप और उसमें से जो प्रश्न आएंगे उसको आपको लिखने हैं। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। ये एक काव्यांश दे रखा है, एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इस काव्यांश में से आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं, ये 6 प्रश्न करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, कवि को कोई कह रहा है कि बाधाओं से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन 2 धरती और आसमान उसके लिए है। ऑप्शन 3 लक्ष्य अभी बहुत दूर है और ऑप्शन 4 अजानी हवा में उड़ो। चलिए बताइए यहाँ क्या आएगा। तो साथियों अपन देखते हैं पद्यांश में, देखें मिल जाए इसका आंसर हमको। तो इसका जो देखें क्या है,
अजानी हवा में उड़े जा रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या है। 115। कवि को कोई कह रहा है कि, हाँ तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो हमें इस पद्यांश को पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, धरती और आसमान उसके लिए है। ठीक है, 115 का ऑप्शन 2, धरती और आसमान उसके लिए है। फिर अगला प्रश्न 116, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, न संदेह कोई न व्यवधान कोई, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ। बताइए यहाँ पर कौन से जो है दो समानार्थी शब्द आए हैं? तो साथियों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो अवरोध और बाधा, ये दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक है, अवरोध और बाधा जो है वो समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2। इस लाइन में दो समानार्थी शब्द आए हैं। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17वां, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? ठीक है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? ऑप्शन 17, प्रश्न 17। ऑप्शन 1 दिशाएं, 2 हवा, 3 गगन, 4 दिगंतर। चलिए गेस करिए आप। तो इसमें आप हम देखेंगे कि दिशाएं मुझे बुलाए जा रही है, तो यानी कि इसको जो निमंत्रण दे रही है वो दिशाएं दे रही है। ठीक है, ऑप्शन 1, 117 का 1। फिर आगे देखते हैं अपन 118, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द चाटिए, यानी कि शेष से भिन्न शब्द कौन से हैं अर्थ की दृष्टि से? धरा, पथ, डगर, राह। पथ, डगर, राह, धरा। चलिए देखिए, तो साथियों यहाँ देखेंगे पथ, डगर, राह, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, और ये जो है अलग चीज़ है, धरा जो है अलग चीज़ है, पथ, डगर, राह सेम है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, 118 का 1। अब देखते हैं अपन 119वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 119वां प्रश्न है, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? 1 आकाश, 2 धरती, 3 दिशाएं, 4 हवा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1। ठीक है, गगन गा रहा है, अपन ने देखा था, यानी कि आसमान गा रहा है। फिर 120, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, यानी कि जो कोई शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? 1 सर्वनाम, 2 विशेषण, 3 अव्यय, 4 क्रिया। तो गेस करिए आप इसका आंसर, फिर बताते हैं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 सर्वनाम। ठीक है, कोई जो है वो सर्वनाम है। तो साथियों आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे, अच्छे से पेपर आ भी रहा होगा आपको। तो इस तरह से रीट का पेपर आएगा, आपको ऐसे ही अच्छे से डील करना है उसको, और ऐसे ही और मॉडल पेपर करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी डाउट हो तो। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर साथियों।